प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज का हमारा पाठ है बदलती दिलचस्पी। लेखक दिलीप चिंचालकर। यह पाठ लेखक की डायरी के माध्यम से जीवन की बदलती रुचियों, अनुभवों और सोच को सहज रूप में प्रस्तुत करता है। लेखक बताता है कि समय, परिस्थितियां और अनुभव हमारे मन, पसंद और लक्ष्य को कैसे बदल देते हैं। कभी शोध, कभी चित्रकला, कभी पर्यावरण, तो कभी लेखन। लेखक का जीवन यह सिखाता है कि एक ही रास्ते पर बंधे रहना आवश्यक नहीं है। यह पाठ युवाओं को यह संदेश देता है कि अपनी रुचियों को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और जीवन में नए अनुभवों के लिए खुले रहना ही सच्चा विकास है। अध्याय 5 बदलती दिलचस्पी समीक्षात्मक लेख। अध्याय के बारे में। प्रस्तुत अध्याय में डायरी के कुछ पन्नों में अपनी दैनंदिनी के रूप में लेखक ने साल 1978 से 2011 तक के अपने जीवन की यावरी को बहुत ही खूबसूरती से उबारा है। मतलब 1978 से 2011 तक का जो उनका लाइफ एक्सपीरियंस था वो उन्होंने डायरी में के रूप में लिखा है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सोचिए और लिखिए, क्या आपने कभी डायरी लिखी है? उसमें आप क्या लिखते थे? अपने दिल की बातें, दिन भर की बातें या कुछ और? जब आप छोटे थे तब आपकी पसंदीदा चीज़ें क्या क्या थी? अब आपकी रुचियाँ कैसे बदल गई हैं? कभी ऐसा हुआ है कि जो चीज़ आपको पहले बहुत पसंद थी वह अब सामान्य लगती है? उदाहरण दीजिए। लेखन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कक्षा में विचार कीजिए। बिना शब्द क्या है? अव्यय है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है। जलपान शब्द में समास कौन सा है? यदि शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? प्रभु शब्द का लिंग क्या है? जब डायरी लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर डेट डालते हैं, उस दिन की जिस दिन आप लिख रहे हैं, और जगह डालते हैं कि आप कहाँ पर हैं, और कुछ डाल सकते हैं कि सुबह इतने, मतलब टाइम भी डाल सकते हैं कि 10:10 मॉर्निंग या जो भी कुछ। तो इसमें डेट डाली हुई है 19 अगस्त 1978, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। लगता है प्रोफेसर निकोलस की समझ में आ गया कि मैं रिसर्च काम आगे और नहीं करना चाहता हूँ। मैंने तय कर लिया है कि जितना किया उतना बस हुआ। रसायनों का स्वभाव मेरी समझ से परे है। परे मतलब समझ में नहीं आता। और रसायन, केमिकल्स, नीला और लाल रंग को मिलाने से पहले ही समझ में आ जाता है कि जामुनी बनेगा या पीला, और नीला मिलाने से हरा बनेगा। दो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट रसायन मिलाने से क्या बनेगा, कोई कैसे बताए? उनकी बोतलों पर नाम की चिप्पी लगी है तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहो टेस्ट ट्यूब को हिलाते हुए। मतलब कुल मिला के ये जो केमिकल्स के विषय में है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है जो पर्सन लिख रहे हैं, और वो उससे बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं। 21 अगस्त 1978, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। वहीं से ही है अभी, नेक्स्ट वीक, बस 2 दिन बाद की बात है ये। आज प्रोफेसर से बात हुई। ये ऑस्ट्रेलियाई लोग भी हमारे बारे में क्या क्या सोच लेते हैं। जैसे हम हिंदुस्तानियों के मन में इस तरह की बातें होती हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वगैरह वगैरह। उन्होंने डॉक्टर हेडल के साथ मेरी मुलाकात का वक्त ले लिया। डॉक्टर हेडल निकोलस के दोस्त हैं और विश्वविद्यालय के साइकेट्रिस्ट, अर्थात बिगड़े दिमाग का इलाज करने वाले। साइकेट्रिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक, जो मन बातें करते हैं, हमारी कोई मेंटली डिस्टर्ब है, थोड़ा सा परेशान है, तो बातचीत करके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक समय था कि जब इतना ज़्यादा इनमें विश्वास नहीं रखते थे साइकेट्रिस्ट में, तो यही मानते थे कि पागलों को इलाज करते हैं, बिगड़े दिमाग वालों को इलाज करते हैं, बट ऐसा भी नहीं है। फिर 29 अगस्त 1978, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। हफ्ते भर में मैं इसी सोच में था कि मनोचिकित्सक दिमाग का इलाज किस तरह करते हैं। इस बीच मुझे यह जरूर समझ में आ गया कि मुझे रंगों का आपसी मेलजोल क्यों समझ में आ जाता है। यह समझ मैंने जीन्स में पाई होगी, मतलब अपने हेरिडिटी में मुझे मिली है, क्योंकि मेरे पिता चित्रकार हैं। रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले के बेटे को शायद रसायनों का बर्ताव आसानी से समझ में आ जाता होगा। बहरहाल, क्लिनिक के नाम पर, क्लिनिक मतलब डॉक्टर का क्लिनिक, डॉक्टर की एक तरह से जहाँ देखते हैं मरीजों को, के नाम पर डॉक्टर हेडेल के दफ्तर में 2 गद्दीदार कुर्सियां भरती, जिन पर बैठकर हम दोनों 1 आध घंटा गपशप करते रहे। जो मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट वाले होते हैं उनके पास ऐसे कुछ इंजेक्शन वगैरह तो उनको लगाना नहीं होता, ना कोई किसी का फीवर चेक करना होता, तो वो तो बस बैठ के बातचीत करते हैं।
तो इसलिए वहाँ पर 2 गद्देदार कुर्सियाँ थी जिन पर बैठकर हम बातें करते थे। इसी बीच एक बार हमने कॉफ़ी भी पी। अभी शाम को उन्होंने प्रोफेसर को फ़ोन पर मेरी बीमारी बताई। मुझे वोकेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस है, अर्थात मेरे दिमाग में साफ नहीं है कि मुझे क्या काम करना है। मेरे 26 वर्षों के संस्कारों को परदेशी डॉक्टर ने घंटे भर में समझ लिया। अद्भुत है। 10 जून 1980 उत्तराखंड। पिछले 3 दिनों से हम गढ़वाल की इन पहाड़ियों पर पेड़ लगा रहे हैं। जोशीमठ के पास अलकनंदा नदी के पार 6000 फीट की ऊंचाई पर यह चंडी प्रसाद भट्ट जी का गांव है। यहीं पर चिपको आंदोलन चला था। बड़ी कठिन जिंदगी है यहाँ के रहने वालों की। गांव की महिलाएं सुबह से शाम तक जंगल में भटक कर सूखी लकड़ियाँ और तरह तरह की पत्तियाँ इकट्ठी करती हैं। गायें, ढोर, मतलब गायें और अन्य जानवर, ढोर कहते हैं जानवर को, और इंसान, दोनों का भोज्य ये पत्तियाँ ही हैं। 3 दिनों से हम भी भारत के साथ जंगली पत्तियाँ उबाल कर खा रहे हैं। पर्यावरण जो बड़े शहरों में गोष्ठियों का विषय है, जो एनवायरनमेंट बड़े बड़े शहरों में जिस विषय पर बहुत बातें होती हैं, इन लोगों के लिए जीवित रहने का साधन है। शायद मुझे पर्यावरण कार्यकर्ता बनना चाहिए। अब ये जो लेखक हैं कह रहे हैं कि शायद मुझे यही कार्य करना चाहिए, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। 20 जनवरी 1981 इंदौर। लगता है अनुपम मुझे चित्रकार बनाकर छोड़ेगा। पहले मेरा बनाया एक चित्र गांधी मार्ग के कवर पर छाप दिया। मतलब इन्होंने एक चित्र बनाया, उसको गांधी मार्ग के कवर पर छाप दिया गया पुस्तक के। अब एक चित्र बनवा लिया जो होशंगाबाद के मिट्टी बचाओ अभियान की पुस्तक का कवर बनेगा। जैसे जो पुस्तक होती हैं, कोई भी बुक होती है, उसके ऊपर एक कवर होता है जिसमें उसका थोड़ा सा सार समझ में आए कि ये पुस्तक किस विषय में है। अब जैसे मिट्टी बचाओ का है तो इससे रिलेटेड कोई चित्र बनाया जाए जो उस पुस्तक पर कवर बनेगा। वैसे चित्र बनाने का काम भी बुरा नहीं है। अब इनको चित्र बनाने में भी इंटरेस्ट आ रहा है। 20 मई 1981 लाल कोठी भरतपुर। बस मैं रात भर जागते हुए आज यहाँ पहुँचा हूँ भरतपुर में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था पक्षियों को देखने का शौक मुझे एक दिन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में नौकरी दिलवा देगा। समझ में नहीं आता, सालिम अली साहब ने मेरे बनाए पक्षियों के चित्र देखकर मुझे काम दिया या मेरी साइंस की डिग्री देखकर। मतलब जो जॉब मिली है वो किस लिए मिली है, मेरे पक्षियों के बनाए हुए चित्रों को देखकर, या जो मैंने साइंस से डिग्री ली हुई है जिसको ये छोड़ के आ गए हैं, भाई मुझे नहीं भाता ये केमिकल्स को का वर्क, तो उसको देखकर। 10 मार्च 1984 अपने आप को नदी के बहाव में छोड़ दो, फिर देखो वह तुम्हें कहाँ कहाँ ले आता है। कहाँ तो मैं विलायत में रिसर्च कर रहा था और कहाँ अखबारों की सजावट कर रहा हूँ, मतलब उनके लिए पिक्चर वगैरह बना रहा हूँ। आज प्रभात जोशी आए थे, उन्होंने बताया 21 दिसंबर की मेरी सजावट को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब दबाव यह है कि मैं यही काम करूँ। आप कोई काम अच्छा कर लेते हैं, मतलब यदि कोई काम आपने अच्छे से कर लिया तो उसका मतलब यह तो नहीं कि आपको वो काम पसंद हो। अच्छे अंक लाने के कारण ही 10 वर्ष पहले मैं जीव रसायन शास्त्र के चक्कर में फंसा था। भाई अच्छे नंबर आ गए थे उस सब्जेक्ट में तो सोचा होगा कि इसको यही पसंद है, यही सब्जेक्ट आगे दिलवा दो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे तो इसमें भी कोई ज़्यादा रुचि नज़र नहीं आ रही। 1 जुलाई 2008 गोरैया। मेरे बगीचे के सारे पेड़ खास हैं, 4 पेड़ खासम खास हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अमरूद के नीचे माँ की अस्थियाँ हैं, शहतूत पिताजी का है, गुड़हल की जड़ों में काकुल मेरी अल्सेशन बिटिया सो रही है, चौथा पीपल मेरा है। ऐसे ही उगाया और मैंने उसे रहने दिया, वह किशोर हो गया। जितने भी बगीचे में पेड़ हैं सारे ही खास हैं, पर इन 4 से मुझे बहुत लगाव है कि भाई ये जो है अमरूद के नीचे माँ की अस्थियाँ विसर्जित हुई हैं, शहतूत पिताजी ने लगाया था, गुड़हल की जड़ों में काकुल मेरी अल्सेशन बिटिया सो रही है, चौथा पीपल मेरा है। ऐसे ही उगाया था, मैंने उसको रहने दिया, उखड़वाया नहीं पीपल को, तो वह किशोर हो गया। अब वह मुझे अपने बेटे की तरह लगता है। पास ही गड्ढे में उतरा हुआ नल है, जब मैं पानी से भरी बाल्टी झुकाकर उठता हूँ तो मेरा दूसरा हाथ पीपल का ही सहारा लेता है। जैसे पानी की बाल्टी उठाते कोई भारी चीज़ उठाते तो दूसरा हाथ कहीं लगा लेते ना। बगीचे में नीम सबसे ज़्यादा उम्र दराज है। इसने 1857 की बगावत में यहाँ से भागते फिरंगियों को देखा होगा। जो नीम का पेड़ है ये सबसे पुराना है, और जो देश आज़ाद हुआ 1947 में हुआ,
बट उससे पहले 1857 में भी एक क्रांति हुई थी। उस समय जो फिरंगियों को, जो यहाँ से भागा दौड़ी कर रहे थे, मतलब ये छुप रहे थे, वो उनको मारना चाह रहे थे अंग्रेज, तो इस जो नीम का पेड़ है ना, इसने उन चीज़ों को देखा होगा। तब शायद मैं उस दिनों की बातें कर पाऊंगा उससे, नीम से। घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं अपना दुख किसे बताऊं। नीम से लिपट कर मुझे शांति मिलती है। मतलब पेड़ से लिपट कर इसको शांति मिलती है, क्योंकि कोई है नहीं इनकी बातें, कौन शेयर करेगा, किससे शेयर करें। 25 मई 2010, इंदौर। मैं दोपहर में चिड़िया के घोंसले का एक जीवन चित्र बनाना चाह रहा था। है तो वह तिनकों का एक पुलिंदा, मतलब तिनकों का झुंड समूह, मगर मुझसे वैसा बन नहीं पा रहा था। वो थोड़ा ऐसा बनाना चाह रहा था कि ओरिजिनल सा दिखे, जितना एक सुंदर पंछी बना लेता है। पंछी अपना घोंसला बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, तो मैं उतना सुंदर नहीं बनाना पा रहा था। बाहर हल्की बरसात हो रही थी। छोटे से पीपल की निचली टहनी पर बुलबुल का एक घोंसला है, उसमें छोटे बच्चे भी हैं। उनकी ओर एकटक देखते देखते मैं खिड़की से निकलकर उस टहनी पर पहुंच गया जहाँ घोंसला था। मुझे अपने पास पाकर भी बुलबुल डरी नहीं। उसका घोंसला सुघड़ और मजबूत तो था ही, सुघड़ मतलब बड़े तरीके से बनाया हुआ, सूखा और नरम भी था। जिन पर तिनका रखकर इसने इतना अच्छा घोंसला कैसे बुन लिया, मतलब इस पर इतना सुंदर घोंसला कैसे बनाया इसने। पक्षियों में तो स्पेशल कला होती है इस चीज़ की। मुझे निको टिम्बरजन की पुस्तक विंडो इन ए नेस्ट, एक घोंसले की खिड़की, याद हो आई। उसमें, उस बुक में, उस कहानी में क्या होता है कि एक चिड़िया तिनकों के ढेर को प्याले नुमा घोंसले में बदल देती है। मैं तो वैसा कभी नहीं कर पाऊंगा। घोंसले की नकल करने के लिए प्रकृति ने मुझे आंखों और उंगलियों के बीच का तालमेल दिया है, मगर असली कामकाजी घोंसला बनाने का हुनर पंछियों को ही दिया है। ये हस्तशिल्पी हैं। मतलब घोंसला बनाना, यदि कोई इंसान चाहे कि हम चिड़िया के लिए घोंसला बना दें, तो वो इतना ऐसा सुंदर नहीं बना सकते जैसा सुंदर खुद चिड़िया बना सकती हैं। 26 सितंबर 2011, गोरैया कुंज, इंदौर। शहतूत के पेड़ के नीचे झिलमिल धूप में बैठकर मुझे ऊँघना पसंद है। सोच रहा हूँ सावंतवाड़ी का वह किसान भी खूब है। उसने बैंगन का एक पेड़ उगाया जो 2 मंजिला मकान से भी ऊंचा है। इस पेड़ से उसने 850 बैंगन प्राप्त किए। यदि उसके बच्चों से पूछे कि बैंगन कहाँ लगते हैं, तब वे यही तो बताएंगे कि पेड़ पर। इस पर उनकी शिक्षिका उन्हें जरूर डांटेगी। बच्चे यदि दब्बू ना हुए और शिक्षक को घर लाकर बैंगन का पेड़ दिखा दिया, तो आगे से शिक्षिका कक्षा में क्या सिखाएगी, सही या गलत। मैंने भी खेती किसानी पढ़ी है, मुझे भी ऐसे ही चने का पेड़ उगाना चाहिए जो साल भर हरे चने देता रहे। मान लो किसी दिन मैं चने तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ूं, उसी समय मेरी बिटिया के स्कूल से उसकी शिक्षिका का फोन आ जाए, तब मेरी पत्नी उन्हें क्या सच बता पाएगी कि पापा चने के झाड़ पर चढ़े हैं। क्या अजब विचार है मेरे, अजब मतलब अजीब। शायद इस शहतूत के कारण, जिसमें मेरे पिताजी का अंश है। बचपन से ही पिताजी मेरी बेसिर पैर की कल्पनाओं को पंख लगा दिया करते थे। मतलब जब मैं इस तरह की बातें करती थी ना, कुछ भी बेसिर पैर की भी, तो उनको उनमें पंख लगाकर उसको सही करने की कोशिश करते थे। परदेश से लिखी मेरी चिट्ठियों को सिलसिलेवार जोड़कर उन्होंने ही तो मेरा पहला लेख बनाया था। जो चिट्ठियाँ लिखी हैं उनको एक साथ जोड़कर और एक लेख बना दिया कि भाई दिलीप चिंचालकर ने लिखा है ये। कहीं मुझे लेखक तो नहीं बनना था। पिताजी चित्रकार थे, मगर उन्होंने यह नहीं कहा कि बेटा चित्रकारी ही करो। मैं जो भी करता रहा, कभी रिसर्च तो कभी मजदूरी, कभी पर्यावरण कार्यकर्ता, पक्षी विज्ञानी, चित्रकारिता, पत्रकारिता, अध्यापन, वे दिलचस्पी से देखते रहते। मतलब इन्होंने जितने भी प्रोफेशन चेंज किए, मतलब जो भी इनकी एक्टिविटीज़ थी, उन सबको वो शांति से देखते रहते थे। कभी कोई उनके मार्ग में वो नहीं करते थे, बाधा नहीं डालते थे कि नहीं तो चित्रकारी बन, नहीं तुम पर्यावरण कार्यकर्ता बनो, ऐसा कुछ नहीं करते थे। अब ये सारी बातें दिमाग के उस डॉक्टर को पता चलती तो वे क्या कहता। कुछ भी कहो, मैं उसकी तरह एक ही काम से क्यों बंधा रहूं। मतलब उनका तो यही काम है, वो तो साइकाइट्रिस्ट है, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तो कुछ अलग अलग काम करूंगा। सच कहूं तो अब मैं नीम की पत्तियों के साथ गोबर की खाद बनाना और जैविक खेती करके देखना चाहता हूँ। मतलब कुछ लोगों का जो माइंड होता है ना, वो थोड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए रहता है, एक्सपीरियंस
चाहते हैं वो नए नए करना। तो ऐसी ही कंडीशन कुछ इनकी है, और जिससे सामने वालों को ये मिला कि भाई ये कन्फ्यूज्ड है, इसे पता ही नहीं इससे बनना क्या है। और जैसे बहुत से साधु संत कहते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, ऐसे ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे इसमें स्टार्टिंग में इन्होंने ये कहा है कि क्या ये जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, हम हिंदुस्तानी को यही समझते हैं कि हम यही ढूंढते रहते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करने क्या, मेरा उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें। तो इसलिए उनको ऐसा आभास हुआ, तो उन्होंने इनको साइकाइट्रिस्ट से मिलवाया। अब इनका कहना है कि मेरे तो दिमाग में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, मैं वो करता रहता हूँ। और इसके लेखक हैं दिलीप चिंचालकर। दिलीप चिंचालकर एक प्रख्यात प्रकृति प्रेमी लेखक व इलिस्ट्रेशन चित्रकार हैं। उनका जन्म 1951 में प्रख्यात चित्रकार विष्णु चिंचालकर और शालिनी के यहाँ इंदौर में हुआ। सन 1976 में दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से जीव रसायन 1976 में जो इन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री के बाद, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद वे पीएचडी करने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, लेकिन मन बदल गया और वहाँ उन्होंने छपाई विज्ञान पढ़ा। वहाँ पहुंचे पीएचडी करने के लिए, वहाँ इनका माइंड चेंज हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को लगा कि भाई ये कुछ कन्फ्यूज हो गया, इनको साइकाइट्रिस्ट से मिलवा दिया। और वहाँ उन्होंने क्या पढ़ा, छपाई विज्ञान। ट्रक चलाए, मोटरसाइकिल चलाई और भारत लौट आए। 1980 से 82 तक भरतपुर में पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के साथ इकोलॉजिस्ट के रूप में काम किया। तब से अब तक चित्रकारी, अखबार और पत्रिकाओं में कई तरह की चीज़ों की साज सज्जा कर रहे हैं। इसी के साथ खेती, कला और नफासत पर कई लेख लिखे हैं। डायरी के लिखने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? डायरी लिखने से याददाश्त मजबूत होती है। अपने और अपनों से जुड़ी बातें यदि आप डायरी में लिखेंगे तो आप कभी भी चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे। डायरी लेखन से तनाव दूर होता है और हमें अच्छी नींद आती है। डायरी लिखने वालों को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। डायरी लिखकर हम स्वयं की क्षमता का आकलन कर सकते हैं और अपने लक्ष्य में आने वाली मुश्किलों का से मुकाबला कर सकते हैं। डायरी लेखन से इंसान के अंदर एक नियमबद्ध काम करने की आदत पड़ जाती है, जो कि सफलता का मूल मंत्र है। वो इस तरह से पड़ जाती है कि आपको पता है कि रोज़ आपको रात में या सुबह को कभी भी एक आप निश्चित समय बना लेते हैं कि इस समय मुझे कुछ लिखना है, तो एक आपकी लाइफ सिस्टमेटिक हो जाती है। डायरी लिखने से आपके लेखन में सुधार आता है। निश्चित सी बात है, जब आप रोज़ लिखेंगे तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो और बढ़िया होगी। आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश के नए नए शब्द आपको पता चलेंगे, हिंदी में लिख रहे हैं तो वो नए शब्द पता चलेंगे। आपका जो लेखन है वो बड़ा एक अच्छा लेखन हो जाएगा। प्रिय बच्चों, बदलती दिलचस्पी हमें सिखाती है कि जीवन में बदलाव स्वाभाविक है। सीखते रहना, प्रयोग करते रहना और अपने मन की सुनना ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, एक और प्रेरक और सोच को दिशा देने वाली रचना के साथ।